नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया न्यूज एक बार फिर से लेकर आया है इंडिया न्यूज ओपीडी। जी हां, आपका अपना ओपीडी, जहां पर आप घर पर बैठकर बेहतर सुझाव ले सकते हैं, इलाज पा सकते हैं। कोरोना महामारी को मात देने के लिए और क्या है, किस तरीके की व्यवस्था है, और उस बीच में ब्लैक फंगस अगर आ जाता है तो फिर खतरा कितना बढ़ जाता है, ये बीमारी क्या है, इसको जानने के लिए आज हमारे साथ होगा देश के प्रसिद्ध बड़े डॉक्टरों का एक खास पैनल, जिनसे आप सीधा संवाद करेंगे, आप सीधी बात करेंगे मेरे जरिए, मेरे चैनल के जरिए। कोरोना महामारी और ब्लैक फंगस के बारे में जानकारी आप हासिल करेंगे। कई और भी इस वक्त भ्रांतियां हैं, उस भ्रांति को दूर करना भी हमारा मकसद है। इस ओपीडी का मकसद यही है कि वैक्सीनेशन को लेकर, वैक्सीन की डोज को लेकर तमाम तरह की जो भ्रांतियां सोशल मीडिया पर चल रही, उनको भी आप दूर करिए। अगले 1 घंटे तक हमारे फोन नंबर 011-6136-2072 पर फोन करके आप डॉक्टरों से सीधा संवाद करेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के बीच में अब ब्लैक फंगस नामक बीमारी ने भी दस्तक दे दी है। इस बीमारी में मुख्य रूप से 4 विंग, ईएनटी, नेत्र रोग विभाग, न्यूरोलॉजी और मेडिसिन इन्वॉल्व होती हैं। ब्लैक फंगस तेजी के साथ आंख, दिमाग की कोशिकाओं में फैलता है। क्या है ब्लैक फंगस, कैसे फैलता है, बचाव इसका क्या हो सकता है, ब्लैक फंगस के वजह से क्या खतरा बढ़ जाता है, इसकी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ेंगे जालौन के सीएमओ डॉक्टर उषा सिंह जुड़ेंगी। प्रयागराज से ओझा आई क्लिनिक से डॉक्टर एलएस ओझा हमारे साथ होंगे। साथ ही जुड़ेंगे अयोध्या के श्रीराम चिकित्सालय के फिजिशियन डॉक्टर उजैर अहमद अंसारी, जिन्होंने बेहतरीन काम किया है। और इटावा से शताक्षी राज केयर सेंटर की कंसल्टेंट डॉक्टर श्रीति सिन्हा हमारे साथ होंगी। इन चारों ही डॉक्टरों से आप बातचीत करके अपनी जो भी शिकायतें हैं, जो भी शंकाएं हैं, उनको दूर कर सकते हैं। एक बार फिर से वो फोन नंबर में दोहरा 011-6136-2072। इस नंबर पर आप कॉल करें। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर यह नंबर फ्लैश हो रहा, और आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी शिकायत है, शंका है, गलतफहमी है, भ्रम है, उसको आप अपने हिसाब से दूर भी कर सकते हैं। बिना डॉक्टरों की सलाह के आप कुछ भी ना करें। हम बार बार कह रहे हैं, इस ओपीडी के जरिए हमारा मकसद यही है कि जो सोशल मीडिया पर इस वक्त वीडियोस वायरल हो रहे हैं, तमाम तरह के लेख चल रहे हैं, उसमें कई भ्रांतियां हैं। बहुत सारी दवाओं को लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, लेकिन आपको बिना डॉक्टरी सलाह के कोई भी दवा का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप अपने घर पर भी आइसोलेट हैं, जो कि बड़ी संख्या में लोग इस वक्त अपने घरों पर ही आइसोलेट हैं, तो वो कौन सी दवा कब शुरू कर सकते हैं, कब शुरू करनी चाहिए, इसके बारे में भी आप कार्यक्रम में अपनी बात रख सकते हैं या फिर सुझाव ले सकते हैं। हम फिर से निवेदन करते हैं कि सोशल मीडिया पर जो भी खबरें वायरल हो रही हैं, वो चाहे वीडियो फॉर्म में हो या फिर ऑडियो फॉर्म में हो या फिर लेख हो, उन सब पर आप कतई विश्वास ना करें। हो सकता है, बहुत संभावना है कि वो सही भी हो, लेकिन उनकी सत्यता को परखना आपकी जिम्मेदारी और हमारी भी जिम्मेदारी है। इसीलिए आईटीबी फाउंडेशन लगातार न सिर्फ मुहिम चला रहा, बल्कि उसके साथ साथ लोगों को जागरूक भी कर रहा। हमारा आईटीबी ग्रुप इस वजह से इन तमाम ओपीडीज के जरिए लोगों का यहां पर सीधा संवाद कराता है, ताकि लोगों तक सही सूचना, सही जानकारी और सटीक जानकारी पहुंचे। बहुत सारे लोग भ्रमित हैं या उनको भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल, तो घर बैठे जानिए आप किस तरीके से कोरोना से आपको जंग लड़ना है। आप देखिए कि बेहतरीन परसेंटेज उन लोगों का है जो कि अपने घरों पर ही आइसोलेट हैं, लेकिन पैनिक सिचुएशन इस वजह से हुई क्योंकि इस बार कोरोना का जो म्यूटेशन था, जो वेरिएंट है, जिस तरीके से वायरस ने अपने अंदर म्यूटेशन किया, उसके बाद खतरा बढ़ गया और उसके बाद सिम्टम्स भी बढ़ गए। और फिर सीधे तौर पर वो चाहे ऑक्सीजन की कमी हो या फिर कुछ और इस तरीके के सिम्टम हो, मल्टी ऑर्गन फेल्योर हो, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर लोगों की मुसीबत बढ़ गई और सरकार के लिए भी चुनौती खड़ी हो गई। हालांकि सरकार अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद हमें भी समाज के नजरिए से अपना सहयोग देना होगा, सहयोग लेना होगा और सही जानकारी साझा करनी होगी। वैक्सीन को लेकर बहुत सारे लोग भ्रमित हैं या उनको भ्रमित करने का मकसद कुछ लोगों का है, उनकी अपनी एक क्रिया होती है, उसको भी आपको तोड़ना पड़ेगा। हमारे साथ 2 मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। सीएमओ जालौन हमारे साथ उषा सिंह जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर उषा सिंह, बहुत स्वागत है आपका। और साथ में डॉक्टर उजैर अहमद अंसारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर उजैर आपका, अयोध्या से आप हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर उषा, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, एक सीएमओ के तौर पर आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, जालौन की स्थिति क्या है? शुरुआत में यहीं से कर रहा हूं। जालौन की स्थिति देखिए, कोरोना महामारी की स्थिति तो सभी जगह बहुत खराब है, वही स्थिति जालौन की भी है। लेकिन इस समय 2 दिन से हमारे कुछ रेशो बहुत कम हुए हैं, लेकिन
कोरोना का जो वायरस आया है इसने अपना म्यूटेंट चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। परेशानी में सबसे बड़ी बात है कि इसमें अगर इंसान को पता चल जाए तो परेशानियां ज़्यादा दिक्कत नहीं देती हैं। अगर हम सर्दी जुकाम खांसी को सोचें तो लोगों के मन में जब तक बीमारी बहुत आगे नहीं बढ़ जाती तब तक ये कहते हैं ये तो वर्षों पहले भी ऐसा होता था और आज भी हो रहा है। अगर हम इसको कोरोना के रूप में देखें तो अगर हम 5 दिन को क्रूशियल पीरियड को अगर हम समझ लें तो निश्चित है कि हम इस बीमारी पर कंट्रोल कर सकते हैं। होता क्या है कि हमने वो दवा नहीं ली, हमारी जो गाइडलाइन है उसमें जो है ना हमने उसको निगलेक्ट कर दिया, तो ये ग्रामीण क्षेत्रों से आगे बढ़ता चला जाता था और स्टेज 2 में जब हम पास होते हैं 6वें 7वें दिन में तो ऑक्सीजन लेवल हमारा कम होने लगता है। जब ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है तो एक पैनिक लोगों के मन में आती है, मेरा लेवल कम हो रहा, अब मैं क्या करूं। तब वो भागता है। तो हम मेंटेन करें और सही समय पर हम L1 सेंटर जो हमारे बने हुए हैं जहाँ की ऑक्सीजन की काफी हमारे यहाँ सफिशिएंट मात्रा में है, कोई कमी नहीं है और ऑक्सीजन हमारे को पर्याप्त मात्रा में अगर पेशेंट को मिल जाती है तो हमारा पेशेंट वहीं क्योर हो जाता है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर उषा, मैं आपकी बात से सहमत हूं। देखिए चुनौतियां थी, आप लोगों के लिए भी थी, दिक्कतें थी, जो कि वेरिएंट इस बार आया या म्यूटेशन हुआ इस वायरस में, वहां पर बहुत सारी चीजों की जरूरत तत्काल पड़ने लगी। लेकिन आपने जो बात कही बिल्कुल सही है, बहुत सारे लोग नेग्लिजेंस के वजह से भी इसका शिकार हुए या फिर अगर संक्रमित हुए तो उन्होंने नेग्लिजेंस बरता। उनका कहना था कि ये सर्दी खांसी जुकाम है, ये आम सिम्टम्स हैं, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, उसकी वजह से भी दिक्कतें बढ़ी। इसीलिए हम बार बार कहते हैं और इस ओपीडी का मकसद भी यही है। हमारे साथ जो डॉक्टर के पैनल्स हैं वो उनका भी यही कहना है कि आप कतई नेग्लिजेंस ना बरतें। आप अगर नेग्लिजेंस बरतेंगे, आप देखेंगे कि हां कुछ हो रहा है लेकिन फिर भी आप ध्यान नहीं देंगे, तो ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए खतरा है। आप डॉक्टर से सलाह जरूर लें। डॉक्टर आपको जरूर रिकमेंड करेंगे कि हां अगर ये सिम्टम्स हैं तो आपको क्या करना चाहिए। डॉक्टर उषा हमारे साथ आप बने रहिए। डॉक्टर उजैर अहमद हमारे साथ हैं, बहुत बेहतरीन काम किया है श्रीराम चिकित्सालय ने और आपने। डॉक्टर उजैर अहमद, मैं आपको बधाई भी दे रहा हूं, लेकिन चुनौती बड़ी है। जैसा डॉक्टर उषा कह रही हैं सीएमओ जालौन कि कुछ दिक्कतें तो नेग्लिजेंस की वजह से भी हैं, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें ऐसी हैं जो वाकई थीं और लोग चाहकर भी अपने आप को या अपने परिवार को वो लाभ नहीं दिला पाए। वो सरकारी स्तर पर, प्राइवेट स्तर पर पैसा खर्च करने के बाद ये ऐसी चीजें हैं जो कि एक सामूहिक तौर पर प्रयास होता तो ज्यादा बेहतर होता। सुविधाओं की कमी है, लेकिन होते हुए भी सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुंच पाई, ये भी एक कमी है। डॉक्टर उजैर, देखिए बात एकदम सही है कि जिस हिसाब से ये महामारी का प्रकोप हुआ है अब की बार, हम लोग की बिल्कुल भी तैयारी ऐसी थी नहीं। अगर हम लोग को इतना पहले से मालूम होता कि जो जेनेटिक वेरिएंट आ रहे हैं वायरस के, इसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी उसको हम पहले से अगर तैयारी करके रखते तो बहुत अच्छा रहता। फिर भी जो भी कोशिश हो सकती है कर रहे हैं। जितनी सुविधाएं अब सरकार मुहैया करा रही है वो अब काफी हद तक पूरी है। जितने भी पेशेंट्स मिल रहे हैं सबको पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन मिल रही है। थोड़ी सी लापरवाही पेशेंट के तौर पे हो जाती है कि परिवार वाले सोचते हैं कि अभी कोई ऐसी परेशानी नहीं है, सर्दी जुकाम है, लोग टाइफाइड की जांच करा रहे हैं। बहुत सी भ्रांतियां टाइफाइड की जांच की वजह से हो रही है कि नहीं बुखार टाइफाइड का है। बिल्कुल। और तो आपकी बार मतलब परेशानी ये भी है कि टाइफाइड की जांच बहुत सारे पेशेंट्स में पॉजिटिव आ रही है। तो लोग टाइफाइड का इलाज ज्यादा कर रहे हैं बजाय कि सर्दी जुकाम या कोविड के पेशेंट होने का जो लक्षण है उनको वो उसमें भूल जा रहे हैं। तब परेशानी तब आती है जब मरीज की सांस बहुत ज्यादा फूलने लगती है या ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत कम हो जाता है जी। पेशेंट जब ऐसी स्थिति में किसी भी अस्पताल में पहुंचता है तो उसको कोप अप कराएं या उसका इलाज करने के लिए जो समय चाहिए होता है डॉक्टर को, वो नहीं मिल पाता। सैचुरेशन अगर 80 के ऊपर है तो बहुत अच्छा है। इस सैचुरेशन पे अगर मरीज पहुंचता है तो 99% पेशेंट बच जाते हैं। हाँ, साथ में कोई कोमॉर्बिड कंडीशन ना हो। अगर कोमॉर्बिड कंडीशन जैसे कि डायबिटीज है या कार्डियक पेशेंट है या कोई और किडनी का पेशेंट, लीवर का पेशेंट, तो ऐसे पेशेंट में सब कुछ बहुत ट्रीटमेंट के लॉन्ग नहीं चल पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी
दवाएं हैं वो हम पूरी रूप से नहीं दे पाते हैं, मतलब फुल डोज में नहीं दे पाते हैं। शुगर कंट्रोल करना मुश्किल होता है शुगर के पेशेंट्स में। और इम्यूनिटी का मेन रोल है इस बीमारी में कि आपकी इम्यूनिटी कितना साथ दे रही है आपकी। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर उजैर अहमद आपने। और जैसा आपने बताया इससे कई सिम्टम्स आ रहे हैं, या खासतौर से अगर टाइफाइड की जांच को लेकर जिस तरीके से लोग उस दिशा में बढ़ जा रहे हैं वहां पर भी दिक्कतें आ रही हैं। टाइफाइड का भी एक तरीके से यहां पर उसी तरीके का प्रकोप है, और ये पहले की बीमारी, इसको बहुत ज्यादा लोग सख्ती से नहीं लेते, लेकिन कोरोना के बीच में अगर ये सारी चीजें आ रही हैं तो कई बार आपस में इसका घुल मिल जाना या फिर लोगों का भ्रमित हो जाना, डॉक्टर की सलाह सही तौर पर ना लेना, ये उनके लिए खतरा बढ़ा देता है। आप दोनों हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ डॉक्टर श्रीति सिन्हा भी जुड़ चुकी हैं, कंसल्टेंट हैं शताक्षी राज केयर सेंटर की। डॉक्टर श्रीति, हम चर्चा कर रहे थे और आज हमारे चर्चा का विषय एक खास और भी है, ब्लैक फंगस। अगर हम देखें म्यूकोमाइकोसिस ब्लैक फंगस, इसका अगर एक तरीके से प्रकोप तो उत्तर प्रदेश में अभी एंट्री हुई है, लेकिन यह खतरा बड़ा है और योगी सरकार ने इसको लेकर अभी से एक्शन मोड दिखाना शुरू कर दिया है। एक तरफ कोरोना की लड़ाई, लोगों का भ्रम दूर होना, लोगों को जरूरी चीजें मिल पाना, ऑक्सीजन की कमी दूर होना, साथ में सही तरीके से उनका उपचार होना, यह प्राथमिकता थी। उस बीच में ब्लैक फंगस की एंट्री, ये कितना बड़ा खतरा है? ये बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि ये फैलता बहुत जल्दी है। एक बार किसी को हो जाए, म्यूकोरमाइकोसिस इस डिजीज का नाम है जो म्यूकोमाइसिस फंगस कराता है, और ये नॉर्मली प्रेजेंट रहता है हम लोग के वातावरण में, क्योंकि हम लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, हम लोग फाइट कर सकते हैं। तो एक हेल्दी पर्सन फाइट कर सकता है, लेकिन जब कोविड की बात आती है या किसी भी कारण से इम्यूनिटी डिप्रेस होती है, लोअर डाउन हो जाती है, तो इस फंगल इन्फेक्शन का होने का चांसेस ज्यादा है। इनफैक्ट हम लोग जो कोविड पेशेंट्स में देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन दे रहे हैं, आईवी स्टेरॉइड्स दे रहे हैं। स्टेरॉइड्स बहुत हाई डोज में अभी रिकमेंडेड है, जो कि इन प्रोसेस ऑफ इवॉल्विंग है, गलती किसी की नहीं है। मे बी कि ये जो म्यूकोरमाइकोसिस आया है, सीडीसी फिर ये करेगा, डिस्कस करेगा एंड दे स्टडी, बाकी स्टडी करके वो शायद डोज रिड्यूस भी करे। और लंबे समय तक हम लोग दे रहे हैं पेशेंट का जान बचाने के लिए। बहुत सारे किडनी ट्रांसप्लांट या और भी कोई ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, जो कि इम्यूनिटी ऑलरेडी डिक्रीज्ड है और हम लोग स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, वो और लोअर डाउन कर देती है इम्यूनिटी को। तो ऐसे केसेस में ये फंगल इन्फेक्शन होना बहुत ही कॉमन है। और एक इसका अर्ली डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इसको पहचाने, और अर्ली ट्रीटमेंट इसी पर बेस्ड है। डॉक्टर श्रीति, मैं चाहूंगा कि आप ही जरा इसको और अच्छे से समझाएं। आपने कहा कि हमें इसको अर्ली डायग्नोसिस के स्टेज में ले जाना होगा, वो बहुत जरूरी है। नॉर्मली क्या सिम्टम्स इसके होते हैं, एक आम आदमी कैसे समझे? आपने कहा कि जिन लोगों को हम लगातार ऑक्सीजन दे रहे हैं, स्टेरॉइड दे रहे हैं, जो कि आज के दौर में जरूरी हो गया है बहुत सारे लोगों के लिए, उनमें इसका खतरा ज्यादा है, तो सिम्टम्स कैसे समझ में आए किसी को? जो सीडीसी कह रहा है वो ये कह रहा है, और जो हम लोग का जो बुक कहता है वो भी ये कहता है कि ये डिपेंड करता है कि किस ऑर्गन सिस्टम को ये इन्वॉल्व किया है। तो जो सबसे पहले इन्वॉल्व हो रहा है वो है लंग्स। इनहेलेशन हम लोग करते हैं ये स्पोर्स को, मतलब पेशेंट, हम लोग क्या मतलब जो पेशेंट्स को इन्वॉल्व कर रहा है, तो इनहेल किया हम लोगों ने, लंग्स तक पहुंचा, जो हमारे साइनसेस हैं जो स्कल बोन में होते हैं वहां तक पहुंचा, फिर वो आंखों में पहुंच रहा है। तो जब नाक में पहुंचता है तो वो नेजल स्टफिनेस करता है, किसी तरह का नेजल डिस्चार्ज होता है जो कि प्यूरिलेंट भी होता है, मतलब पस जैसा, बहुत गंदा स्मेल भी करता है। पेशेंट ये भी कंप्लेन करता है कि फाउल स्मेलिंग उसको लग रहा है, बहुत गंदी महक आ रही है। तो ये सब सिंपल साइंस है जो कि हम लोग को हमेशा इससे कम से कम इंडिकेशन मिल सकता है पेशेंट को, और वो अगर तुरंत डॉक्टरी सलाह ले तो फिर उसका उपचार हो सकता है। लेकिन कितना है उपचार का सही तरीका, या फिर उसमें कितना बड़ा खतरा है? क्योंकि कई केसेस अलग अलग जगहों पर, गुजरात में तमाम जगहों पर आए हैं, जैसा कह रही हैं डॉक्टर श्रीति की कोई ऑर्गन जिसको वो इफेक्ट करता है, तो क्या उस ऑर्गन को निकालना ही पड़ जा रहा है? तमाम तरह की भ्रांतियां भी चल रही हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक दर्शक हमारे साथ इस बीच में महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, दादा उबेले। बताइए दादा उबेले, क्या कहेंगे आप? नमस्ते सर जी। मेरा सवाल ऐसा है कि कोरोना वायरस होने के बाद और उस मरीज जब एडमिट होता है तो तब उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया जाता है जी। और डिस्चार्ज होने के बाद मरीज को बाद में हार्ट अटैक आने का ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। तो हार्ट अटैक आने की वजह कहीं ये रेमडेसिविर इंजेक्शन तो नहीं है कि उसमें कुछ तो हो सकता है कि
खून में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है और उसकी वजह से आता है। ठीक है, मैं आपका सवाल समझ गया दादा उबेले। मैं चाहूंगा इसका जवाब यहां पर डॉक्टर उजैर अहमद दे। डॉक्टर उजैर अहमद, दादा उबेले एक दर्शक हैं, उनका कहना है कि जब कोई संक्रमित हो रहा है उसको अगर रेमडेसिविर की जरूरत है, रेमडेसिविर उसको दे भी दिया गया, उसके बाद उसको हार्ट अटैक के चांसेस क्या ज्यादा बढ़ जाते हैं? कार्डियक अरेस्ट क्या उसके वजह से ही हो रहा है? ये उनका सवाल है। नहीं, रेमडेसिविर का साइड इफेक्ट नहीं है हार्ट अटैक होना। रेमडेसिविर को इससे बिल्कुल भी ना जोड़िए। ये बीमारी ही ऐसी है जिसमें कि एथेरोस्क्लेरोसिस या थ्रोम्बोटिक इवेंट्स बहुत बढ़ जाते हैं, इसीलिए इसमें ब्लड थिनर्स भी ऐड किए जाते हैं ट्रीटमेंट में जी। तो ये बहुत बड़ा रीजन जो है हार्ट अटैक होने का ऐसे पेशेंट में, वो बीमारी पर से खुद ही है। इसको किसी दवा से या किसी मतलब एंटीवायरल ड्रग से जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दादा उबेले हमारे साथ जुड़ने के लिए। दादा उबेले, आपको जवाब मिल गया होगा। रेमडेसिविर इंजेक्शन की वजह से कार्डियक अरेस्ट का कोई कनेक्शन नहीं जुड़ता है, यह कहना है डॉक्टर उजैर अहमद का। डॉक्टर उषा सिंह, जब ब्लैक फंगस पर हम चर्चा कर रहे हैं और जैसा डॉक्टर श्रीति बता रही थी, उस बीच में सवाल यह हो जाता है कि यहां पर गांव का एक व्यक्ति, शहर का एक व्यक्ति एक पहले से ही खतरे से लगातार जूझ रहा था, डर का भाव है, और उस डर की वजह से ही बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ कोरोना में। जिसने डरने की बजाय उससे लड़ना सीखा, वो ज्यादा सक्षम दिखाई दिया और ज्यादा बेहतरीन उसका परिणाम निकला। लेकिन ब्लैक फंगस एक ऐसा खतरा जिसके बारे में लोग अब तक समझ नहीं पाए, और चर्चाएं ऐसी चल रही हैं कि ऑर्गन पर अगर इफेक्ट किया, अगर आंख पर इफेक्ट हुआ तो आंख निकालनी पड़ जा रही है, कुछ केसेस ऐसे आए हैं, इस तरह की चीजें। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, अभी ब्लैक फंगस के बारे में देखिए, कोई भी एंटीबायोटिक या कॉर्टिकोस्टेरॉइड चलता है तो फंगल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। लेकिन अभी ब्लैक फंगस के रूप में अभी कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं आई है, ना ही अभी कोई ऐसा। हाँ, लेकिन इसकी तैयारी जरूर चल रही है कि आगे इसका वायरस का म्यूटेंट क्या होगा, क्या चेंज लाएगा, तो उसकी गाइडलाइन हम लोगों को पहले मिल जाएगी। जब मिल जाएगी, हालांकि हम लोग इस चीज के लिए बहुत पहले से तैयार हो रहे हैं कि जो थर्ड वेव आ रही है वो किस रूप में आ रही है, ब्लैक फंगस के रूप में आ रही है या बच्चों के रूप में आ रही है, किस रूप में वो रूप अपना बदल रही है, इसका अभी कोई डिसाइड नहीं है। लेकिन हम लोग इस बारे में, थर्ड वेव के बारे में तैयारी कर रहे हैं। ब्लैक फंगस के बारे में अभी ऐसा कोई केस रिपोर्टेड नहीं है, ना शासन से अभी हम लोगों के लिए कोई तैयारी के लिए बात की गई है, इसलिए ठीक है, तैयारी अभी चल रही है, शुरुआती दौर है उत्तर प्रदेश में, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि योगी सरकार इसको लेकर अलर्ट भी हो गई। एक दर्शक हमारे साथ बिहार से श्रवण कुमार जुड़े हैं। बताइए श्रवण, क्या सवाल है आपका? हेलो, ऐसा है, मेरी वाइफ को हेपेटाइटिस बी है जी, तो क्या वो ये इसका सुई ले सकती है? वैक्सीन लेना है उनको? हेपेटाइटिस बी है मेरे वाइफ को। हाँ, मैं समझ गया। उनको आप चाहते हैं कि वैक्सीन ले या ना ले, आप पूछ रहे हैं? ठीक है, वो वैक्सीन। डॉक्टर श्रीति सिन्हा हेपेटाइटिस बी की शिकार है, उस बीमारी से ग्रसित हैं श्रवण की पत्नी, और वो पूछ रहे हैं कि वो क्या वैक्सीन लेने के लिए एलिजिबल है, ले सकती हैं या नहीं ले सकती हैं? श्रवण जी को मेरा ये कहना है कि श्रवण जी प्लीज आप हेपेटाइटिस बी को लेकर डरे नहीं। ये डिपेंड करता है कि आपकी पेशेंट किस स्टेज में है, मतलब एक्टिव डिजीज है भी या नहीं। बहुत दिन से हम लोग देखते हैं कि 10 साल से हेपेटाइटिस बी के मरीज हैं, तो ये बेटर है कि आप जो लोकल फिजिशियन हैं उनको दिखाइए, वो आपको डेफिनेटली लीवर फंक्शन टेस्ट कराने बोलेंगे। और क्योंकि ये बीमारी नहीं है, ये वैक्सीन नया है, तो बहुत सारे गाइडलाइंस चेंज हो रहे हैं, तो बेटर है कि आप अपने लोकल फिजिशियन से कंसल्ट करें कि आपकी वाइफ किस स्टेज ऑफ डिजीज में, एक्टिव में है या नहीं है। ठीक है श्रवण, तो आप जरूर पहले डॉक्टर से एक संपर्क करें, स्टेज क्या है इसको समझें, और वैक्सीन उसके बाद आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हेपेटाइटिस बी अगर हो सकता है कि पहले स्टेज में ही हो, तो जरूरी नहीं है कि आप इतना डर अपने अंदर रखें अपनी पत्नी के लिए और वैक्सीन ना लें, लेकिन डॉक्टर से संपर्क करके आप सलाह लें, डॉक्टर आपको उचित सलाह देंगे। ब्लैक फंगस को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। डॉक्टर उजैर, जैसा कह रही थी डॉक्टर उषा, सीएमओ है जो जालौन की, उनका कहना है कि अभी तक कोई ऐसी गाइडलाइंस तो नहीं आई है, लेकिन योगी सरकार ने इसको लेकर रिपोर्ट तलब किया, और देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हैं इन केसेस को लेके। आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या इस तरह के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, बढ़ सकते हैं? क्योंकि जैसा कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन, स्टेरॉइड्स, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि कंटिन्यू अगर दी जा रही हैं, जान बचाने का आखिरी एक विकल्प है ये, तो उस बीच में इस फंगस के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो इफेक्ट करेगा। प्रॉब्लम यही है कि जो ट्रीटमेंट हम लोग कोविड के लिए दे रहे हैं, इसमें स्टेरॉइड का बहुत ज्यादा रोल है।
और जैसे ही हम किसी को स्टेरॉइड पे रखते हैं तो उसकी इम्यूनिटी सप्रेस होती है। मेन जो हम इलाज कर रहे हैं वो इम्यूनिटी सप्रेस करके ही जो वायरस के अगेंस्ट हमारी। डॉक्टर उजैर अहमद, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं और आप तीनों मेहमानों से मैं गुजारिश कर रहा हूं हमारे साथ बने रहिए। मुख्यमंत्री इसलिए 2 हफ्ते में एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया है, खासतौर से मेडिकल सेक्टर के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए, वो चाहे ऑक्सीजन सप्लाई की बात हो गांव-गांव तक, उसके अलावा और उपकरण या फिर दवाएं। लेकिन अभी भी 2 तरह की दिक्कतें साफ तौर पर समझ में आ रही है। एक कि वैक्सीनेशन में लोगों को वैक्सीन मिल नहीं रही, इसकी लड़ाई पूरे देश में अलग अलग राज्यों की चल रही है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। दूसरा कि जहां अवेलेबिलिटी है भी वहां बहुत सारे लोग भ्रमित हैं, उनका कहना है कि वैक्सीन लेंगे तो खतरा बढ़ जाएगा, वैक्सीन हम नहीं लेंगे, या अगर एक डोज एक वैक्सीन के लिए तो दूसरी डोज में परेशान है कि कब मिलेगी और कौन सी मिलेगी, यह भी भ्रम चल रहा है। डॉक्टर उषा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ग्रामीण अंचल में हम लोग वैक्सीनेशन के लिए हमारी जो टीम जा रही है, टीम जहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर बने हुए हैं, ये भ्रम बहुत ज्यादा है कि अगर हम वैक्सीन लगवाते हैं तो हमारे साथ कोरोना पॉजिटिव हो जाएगा और हम मर जाएंगे। ये बहुत ज्यादा भ्रम है। लेकिन हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं कि किसी तरीके से आप लोग वैक्सीन लगवाएं ताकि आप कोरोना से सुरक्षित रहें। हमारी एक डोज, ऐसा नहीं है कि हमारे जिले में वैक्सीन नहीं है, अगर किसी को एक डोज लग रही है तो उसकी एंटीबॉडीज बनने में सेकेंड डोज का लगवाना बहुत जरूरी होता है, ताकि उसके शरीर में एक एंटीबॉडीज 28 दिन या 30 दिन के बीच में बन जाए और वो कोरोना से सुरक्षित रहे। आने वाली वेव जो होगी उससे कम से कम, देखिए सीवियरिटी तो होगी लेकिन अधिक मात्रा में नहीं होगी। वैक्सीन लगने से हम आज 50% या 75% सुरक्षित रहेंगे। देखिए, बड़ी बात कह रही है डॉक्टर उषा, और जैसा उन्होंने कहा कि उनके यहाँ पर वैक्सीन की कमी नहीं है, लेकिन भ्रम की वजह से बहुत सारे लोग वैक्सीन लगवाना नहीं चाह रहे, अगर लगवा लिया तो दूसरी डोज को लेकर भी। और आज देखिए नई गाइडलाइंस आई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको वैक्सीन लगवाने में कितना गैप रखना है, और हम भी इस ओपीडी के माध्यम से बार बार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का, दर्शकों का हमारे बीच में सवाल आता है कि हमें वैक्सीन नहीं लगवानी है, अगर लगवानी है तो क्यों लगवानी है, हमें ये बीमारी है तो हम क्या वैक्सीन लगवा सकते हैं, अगर हमने ये वैक्सीन लगवाई है तो अगली वाली डोज दूसरी वाले की लगेगी या नहीं लगेगी, आपको जो वैक्सीन लगी है उसी की दूसरी डोज लेनी है, उसमें कितने हफ्ते का, कितने महीने का गैप रखना है, ये भी आपके पास जानकारी पहुंच चुकी है। अगर नहीं है तो आप जरूर हमारे साथ जुड़े और अपनी जो भी शिकायत है या कोई शंका है तो उसे साझा करें। डॉक्टर उजैर हमारे साथ लगातार बने हैं, डॉक्टर श्रीति भी हैं। डॉक्टर उजैर, जो बात डॉक्टर उषा कह रही हैं, एक स्थिति और भी खराब तब हो जाती है जब हमारे पास दवा होते हुए भी लोग उस दवा को लेने के लिए तैयार ना हो। हमने पोलियो में भी देखा था, कितने साल लग गए लोगों को समझाते समझाते कि ये 2 बूंद आपकी जिंदगी के लिए है। अब यहां पर एक लड़ाई वैक्सीन की चल रही है कि वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है। कितनी सारी डोज खराब हो गई इस वजह से, क्योंकि दरअसल वहां पर लोगों ने उस वैक्सीन को वैक्सीन के तौर पर स्वीकार ही नहीं किया। डर था, भ्रम था, चाहे जो भी था। यह चुनौती है सबके लिए। बिल्कुल, सभी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर हमें इस पैंडेमिक या कोरोना बीमारी से लड़ना है, सबसे मेजर रोल हमारी वैक्सीनेशन का होगा कि हमारी कितनी पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है। जितना ज्यादा वैक्सीनेशन होगा उतनी ज्यादा हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है। हर्ड इम्यूनिटी एक ऐसी मतलब चीज है जिससे हम, मान लीजिए 10 लोग हैं एक परिवार में जी, कोई जरूरी नहीं है कि सबको बीमारी हो या सारे लोग इम्यून हो। अगर 8 लोग भी इम्यून हैं तो वो 8 लोग बाकी 2 लोग की रक्षा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक हर्ड इम्यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बीमारी से लड़ने के लिए। और सिर्फ इसी हर्ड इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए हम लोग इम्यूनाइजेशन का इतना बड़े लेवल पे प्रोग्राम चला रहे हैं। इसमें जितने स्तर तक हो सके उतने स्तर तक सहयोग करिए, ये मेरी सबसे विनती है और आग्रह है। जितने भी लोग हैं ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन कराएं। किसी चीज से इसमें डरने की बात नहीं है, ऐसा कोई खास ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है सिवाय 2-3 दिन का बुखार आना या थकान होना या बदन दर्द होना। ये किसी भी वैक्सीन को लगाने के बाद होता है, तो ये वैक्सीन के साथ नॉर्मल है। अगर ये हो रहा है मतलब कि वैक्सीन काम कर रही है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण आपने कहा डॉक्टर उजैर कि अगर कई लोगों को देखिए जब सिम्टम आते हैं, बुखार हो जाता है या फिर ठंड लगती है, तो वो कहते हैं खतरा हो गया। डॉक्टर उजैर का कहना है कि ये तो और अच्छा है, कम से कम आपको पता चल रहा है कि हाँ वैक्सीन सही काम कर रही है, आपकी बॉडी रिएक्ट तो कर रही है कम से कम, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद ऐसा होता है। तो इसको लेकर भी डरिए मत, भ्रम में मत रहिए। डॉक्टर श्रीति, मैं आपके पास आऊं उसके पहले श्रवण, एक दर्शक हमारे साथ फिर से जुड़ गए बिहार से। श्रवण, बताइए क्या सवाल है आपका?
अरे सर वही है मेरा सवाल। ये बीमारी है ना हेपेटाइटिस बी, वो मेरे साला को भी था और मेरे ससुर जी को भी था, दोनों मर गए। ठीक है, अब एक साला और है। किस स्टेज में ये बताइए? आपका जवाब तो मिल गया था, लेकिन फिर से मैं आपको जवाब दिलाता हूँ डॉक्टर से। किस स्टेज में? स्टेज बता रहे हैं। आज से 6-7 साल पहले गए हुए थे वेल्लोर, वहाँ के डॉक्टर बताए थे कि अभी ठीक है, अभी ज्यादा वायरस कुछ है नहीं, छेड़छाड़ नहीं करना है, हल्का फुल्का दवाई दे करके हमको वो छोड़ दिए, तो उस दिन से तो ठीक है। ठीक है, आपको जवाब दिलाता हूं। डॉक्टर श्रुति एक बार फिर से जवाब दीजिए श्रवण जी को। उनका कहना है कि 5-6 साल पहले उन्होंने दिखाया था अपनी पत्नी को, और जो हेपेटाइटिस बी के जो मर्ज है वो उनकी पत्नी को नहीं बल्कि इनके ससुर को भी था, उनके परिवार के अन्य सदस्यों को भी था। इस वजह से इनके मन में डर है। श्रवण जी, मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहूंगी कि प्लीज डरिए मत। जरूरी नहीं है कि आपके परिवार में जो हेपेटाइटिस बी वाले पेशेंट थे उनका डेथ हो गया, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपकी वाइफ को भी हो। और जैसा कि वेलोर में आपने ट्रीटमेंट कराया, हल्के फुल्के, जैसे आप कह रहे हैं कि हल्का फुल्का दवा दे करके उनको भेज दिया गया, तो इसका मतलब है कि एक्टिव डिजीज होने का चांसेस कम है। तो वैक्सीन जहां तक लेने और नहीं लेने का बात है, आप एक बार अपने लोकल डॉक्टर से भी कंसल्ट कीजिए, और सेम चीज आप वेलोर में भी कंसल्ट कीजिए ऑन फोन। आजकल टेलीफोनिक कंसल्टेशन हर जगह अवेलेबल है। और मेरी एक बात प्लीज, ये पूरा भारत देश याद रखे कि डर के आगे जीत है। डरिए मत, डरने से इम्यूनिटी कम हो जाता है, ये मैं आपको पर्सनली बोल रही हूँ। बिल्कुल सही बात है, डरने से इम्यूनिटी ही कम होगी, आप ही कमजोर होंगे, कोई और कमजोर नहीं होगा। और अगर आप कमजोर होंगे तो फिर आपका परिवार, फिर परिवार कमजोर होगा तो फिर समाज, और फिर उसके बाद देश। ये बड़ी बात कर रही है डॉक्टर श्रुति। डॉक्टर श्रुति, एक सवाल और भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। आपने जैसा ब्लैक फंगस को लेकर हमने चर्चा की, आपने कहा कि ये मोटे मोटे सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन अगर ये सिम्टम्स आ गए तो प्रायर ट्रीटमेंट अभी क्या है, किस तरीके से, क्या है उसका एक रोड मैप? इसको लेकर कुछ आप लोगों की तरफ से निर्देश दिए जा रहे हैं या कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं? सरकारी स्तर पर चूंकि अब इसकी निगरानी शुरू हो गई है, बहुत संभव वहां से गाइडलाइंस आएंगी। एक चीज है गाइडलाइन और एक चीज है मेरा पर्सनल एडवाइस। जी, मैं बोलूंगी इस ट्रीटमेंट के बारे में, डिटेल्स में बताऊंगी, बट पर्सनल सेल्फ मेडिकेशन प्लीज बंद करिए। बहुत सारे दवा अवेलेबल हैं, एम्फोटेरिसिन बी हम लोग चला रहे हैं, पोसाकोनाजोल एक है, बहुत कॉमनली इस ट्रीटमेंट में यूज हो रहा है। और जो आपने कहा पहले भी कि बहुत अर्ली स्टेज में अगर डायग्नोज हो गया कुछ ऐसा, जैसे नाक में हो गया या आंख में हो गया, ठीक है, अगर मान लीजिए आंख निकालनी भी पड़ रही है तो इस बात से डर क्यों? जान तो बच रही है, और दैट इज द लास्ट मैनेजमेंट जो डॉक्टर कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि अगर अर्ली भी निकालना पड़े बाकी अपने सिस्टम को बचाने के लिए और बाकी वाइटल ऑर्गन्स को बचाने के लिए, अगर कोई एक पार्ट, कोई एक अंग निकाला भी जा रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? इससे डरना नहीं है। डॉक्टर पे विश्वास कीजिए, सरकार पे विश्वास कीजिए, और हमारे मीडिया पर्सन पे विश्वास कीजिए। आप लोग एक्सपर्ट को बुला रहे हैं और हम लोग बार बार बता रहे हैं, तो देश हमारा डरे नहीं किसी भी बात से नहीं। तो ड्रग्स अवेलेबल है और सर्जिकल ट्रीटमेंट, डिब्राइडमेंट जिसको कहते हैं हम लोग, वो हो रहा है। गंगाराम में भी मैंने न्यूज में देखा है कि अभी गंगाराम में भी ईएनटी स्पेशलिस्ट ने ईयर के सर्जरीज किए हैं, बहुत जगह आई सर्जरीज हो रहे हैं इस चीज को डील करने के लिए। इट्स ओके, मतलब ठीक है, रिस्क बेनिफिट रेशियो देख करके अगर किया जाए, जान बच जाए और कुछ एक अंग खो जाए, अंग खोना बहुत अच्छी बात नहीं है, बट व्हाट इज द वे आउट? और कोई वे आउट है नहीं, तो डरिए नहीं, प्लीज डरिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि डरना नहीं है। कई बार ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है, हालांकि आप डॉक्टर हैं, बहुत आसानी से आप इन शब्दों को कह रही हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति इससे डर जाता है। लेकिन आप लोग भी क्या करें, जैसा डॉक्टर श्रुति आप खुद कह रही हैं कि हमें शरीर को बचाना है, हमें जीवन बचाना है, तो अगर एक हिस्सा निकालना भी पड़े तो डॉक्टर उसको ही प्राथमिकता देता है। लेकिन एक आम व्यक्ति इसको लेकर सशंकित हो जाता है, बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन कुछ भी आप नहीं कर सकते क्योंकि अब ये बीमारी है और इसका खतरा बढ़ सकता है, इसलिए आपको डरना नहीं है, पहली बात। और अगर कुछ सिम्टम्स आते हैं तो आपको अर्ली स्टेज में ही उसको डायग्नोस कराना है, यानी डॉक्टरों से आप लगातार संपर्क करते रहे। डॉक्टर श्रुति, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन हमारे साथ डॉक्टर उषा सिंह और डॉक्टर उजैर लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर उजैर साहब, सवाल इस बात का है कि आज की तिथि में, जैसा हम बार बार अपने दर्शकों का सवाल उठा रहे हैं, वो दर्शक हमसे पूछते हैं, एक और सिम्टम निकल कर आया है, वो डर वाला सबसे ज्यादा दिख रहा है। वैक्सीन को लेकर बहुत सारी भ्रामक खबरें चल रही हैं, बहुत सारे भ्रम फैलाए जा रहे हैं।
वैक्सीनेशन को लेकर देखिए राज्य आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, वो राजनीति का हिस्सा है, उस पर मैं आपसे सवाल नहीं लूंगा, लेकिन वहां उस डर को हम कैसे दूर कर पाएं और उसकी क्या व्यवस्था जागरूकता के तौर पर हो रही है प्राइवेट स्तर पर, सरकारी स्तर पर, क्योंकि सरकार वैक्सीन पहुंचा दे, लोग वहां पर ना पहुंचे तो वो तो डोज खराब ही होगी। नहीं, बात बिल्कुल सही है कि वैक्सीन तो अच्छे अमाउंट में अवेलेबल है हम लोग के पास, लेकिन जो जनरल पॉपुलेशन है उनमें बहुत भ्रांतियां हैं, अभी भी बहुत डर है। हमारे सेंटर पे तो अच्छी खासी भीड़ है, मतलब पेशेंट्स काफी आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, या जनरल पॉपुलेशन काफी आ रही है वैक्सीनेशन के लिए। बस जागरूकता ही एक ऐसा तरीका है जिससे लोगों की भ्रांतियों को दूर किया जा सकता है। आप जितने से ज्यादा हो सके लोगों को इसके बारे में अवगत कराएं। जिसने वैक्सीनेशन लगाया है उसका मेन दायित्व बनता है कि वो अपने घर के सारे लोगों को, अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोगों को, सबको इस चीज के लिए प्रोत्साहित करें कि भाई जाओ वैक्सीनेशन लगवाओ। देखो मैंने भी लगवाया है, हाँ मुझे थोड़ा सा बुखार था, मैं एक दिन घर में था, इससे ज्यादा कोई परेशानी नहीं हुई। और जितने भी लोग हैं जिनका वैक्सीनेशन हुआ है उनके डाटा अगर, मतलब जैसे मीडिया लोग, मतलब मीडिया के से जुड़े हुए लोग या हम लोग जैसे प्रोफेशनल हैं, हम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने पेशेंट्स को बताएं कि देखो वैक्सीनेटेड लेकिन लोग जितने थे उनमें देखो बीमारी कितनी कम हुई। 100 लोग वैक्सीनेटेड थे, 100 में से देखो आज 99 लोग टहल रहे हैं, उनको बीमारी हुई थी लेकिन वो सब सही हो गए। ऐसे ही आप जैसे दो काउंटर पार्ट लीजिए कि जिनमें वैक्सीनेशन नहीं हुआ था, उन्हें बताना पड़ेगा कि देखिए इतने लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लिया था इन लोगों ने अपनी वजह से, इन लोग को बीमारी हुई और इन लोग की स्थिति ज्यादा दयनीय है, या ज्यादा बीमार हुए हैं, ज्यादा परेशान हुए हैं। उनमें से कितने लोगों की मतलब मृत्यु हुई है या कितने लोग उस बीमारी से लड़के बाहर आए जी। ये जानकारी ही मेन तरीका है किसी भी चीज से लड़ने का, मतलब एटलीस्ट जनरल पॉपुलेशन लेवल पे। बिल्कुल सही कहा आपने, और हमारी भी जिम्मेदारी है, इसीलिए हम इस ओपीडी के जरिए बार बार इस सवाल को उठा भी रहे हैं और सही जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप लोग जो बात कह रहे हैं वो उनको सरलता से समझ में आ जाए। डॉक्टर उषा, एक सीएमओ के तौर पर आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि लोगों को आप समझाएं भी, सुविधाएं भी दें। वहां पर चुनौतियां आपके सामने भी आ रही होंगी। आपने भी कहा, डॉक्टर उजैर ने भी कहा कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं, लेकिन दिक्कत कुछ जगहों पर आ रही है, कुछ जगहों पर सामान्य है, लोग जा रहे हैं वैक्सीन लगवा रहे हैं। यहां पर सबसे बड़ी समस्या भ्रम फैलना और भ्रम फैलाना। हम नेताओं को सुन रहे हैं, राज्य वैक्सीन के लिए लड़ रहे हैं, पहले कह रहे थे कि नहीं वैक्सीन है, अब कह रहे हैं कि नहीं है तो इस एज ग्रुप के लिए है। उसके अलावा अलग अलग नेताओं की जुबानी भी हमने कई चीजें सुनी है। कुछ नेता, बड़े पदों के नेता, उनका कहना था कि वैक्सीन बीजेपी की हम नहीं लगवाएंगे, फिर लगवा के बैठ गए क्योंकि कोरोना संक्रमित हो गए। ये ऐसी चीजें हैं जो कि एक आम आदमी के मन पे असर डालती हैं। वो मानता है कि जनप्रतिनिधि अगर ये कर रहा है, एक बड़ा व्यक्ति ये कर रहा है, तो उसका एक सही परिणाम निकलेगा, और अगर वो नहीं कर रहा है तो उसका दुष्परिणाम निकलेगा। ये चुनौती भी है, ये भी अपने आप में एक समस्या आ रही है आप लोग का प्रशासनिक तौर पर, या ये समस्या नहीं है? देखिए, ये कोई समस्या नहीं है। हम तो सभी से यही कहेंगे कि एक सकारात्मक सोच के साथ कोई काम करो। वैक्सीन कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। वैक्सीन आपको एक सुरक्षित रास्ता दिखा रही है, जो इतनी बड़ी महामारी के लिए कम से कम इस वैक्सीन के लगने से सीवियरिटी तो कम हो रही है। हम उस स्टेज पर, 3rd स्टेज पर तो नहीं पास हो रहे हैं। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से हम यही कहते हैं, ये हमारे लिए या सरकारी उसके लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हर एक इंसान को यही चाहिए सकारात्मक सोच के साथ कि हम इसमें सहयोग प्रदान करें। ठीक है, लेकिन जो राजनीति करने वाले हैं उनको तो हर जगह अवसर दिखाई देता है ना। आप प्रशासनिक पद पर हैं, इसलिए मैं आपसे उन सवालों को नहीं पूछूंगा, लेकिन हम लोग देखते हैं पत्रकार के तौर पर, और बड़ा दुख है इस बात का कि वैक्सीन को लेकर भी, और आज के पढ़े लिखे पीढ़ी के ये युवा नेता इस तरीके की अगर बात करें तो उससे कितना बड़ा वो भ्रम फैला रहे हैं और किसका नुकसान कर रहे हैं वो सोचे, क्योंकि इंसान रहेगा तभी उनकी राजनीति रहेगी। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक लड़ाई हो सकती है, लेकिन लड़ने के लिए भी कोई ना कोई तो चाहिए, वो चाहे किसी भी दल का, और ये सारे दलों के लिए हम बोल रहे हैं। एक दर्शक हमारे साथ आदित्य जुड़ रहे हैं। आदित्य, बताइए क्या सवाल है आपका? सर, दोनों ठीक है ना सर? आदित्य अपनी बात रखें जल्दी से। चलिए, शायद संपर्क नहीं है। डॉक्टर उजैर, आपसे मैं जानना चाहूंगा, एक और भी चीज चल रही है, खासतौर से उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर हम चर्चा करें कि एक बड़ा प्रदेश है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, और वहां पर जिस गति से वैक्सीनेशन हो रहा या जिस तरीके से खतरा अभी बना हुआ है, उसमें हमें स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, वो चाहे ऑक्सीजन हो और उपकरण हो, दवाएं हो, या फिर जो आखिरी विकल्प हमारे पास सबसे खास हथियार है वो है वैक्सीन,
वो अगर इस रेशियो में चलता रहा तो काफी समय बीत जाएगा। आप खुद इस पे क्या महसूस करते हैं और क्या आपको लगता है कि हाँ और इसमें बदलाव होना चाहिए? है कि इतने बड़े आबादी को हम लोग केटर करते करते कम से कम 2-3 महीना लगा देंगे वैक्सीनेशन करते। वैक्सीनेशन में लग जाएगा 2 महीना 2.5 महीना। इसके हमें और स्टेप्स उठाने चाहिए कि भाई वैक्सीनेशन को और फास्ट किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जाए जी। लेकिन परेशानी बस यही आती है कि हम लोग जहाँ पर भी वैक्सीनेशन लगाएंगे वो खुद एक भीड़ वाला एरिया हो जाता है, मतलब वहाँ पर लोग बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो हमें इस चीज का भी बहुत ध्यान रखना है कि जहां भी वैक्सीनेशन चले वहां इकट्ठे बहुत ज्यादा लोग ना हो। धीमे धीमे ही सही, लेकिन देखिए वक्त के साथ इम्यूनाइजेशन अगर अच्छा होता जाएगा और खैर बाकी सुविधाएं भी अब क्योंकि हम लोग को काफी अच्छे तौर पे मिलने लगी। ऑक्सीजन की फैसिलिटीज अब काफी अच्छी हो गई हैं। लगभग हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन अवेलेबल है पर्याप्त मात्रा में। कोई भी पेशेंट जा रहा है तो उसको ऑक्सीजन मिल रही है। हाँ ठीक है, उसके बाद अगर उसका टेस्ट कोविड पॉजिटिव या कोविड नेगेटिव आता है, ट्रीटमेंट उसके हिसाब से फिर चेंज हो जाता है। कोविड पॉजिटिव पेशेंट को कोविड सेंटर्स या कोविड हॉस्पिटल्स में रेफर कर दिया जाता है। बाकी कोविड नेगेटिव पेशेंट्स को अपने यहाँ भी आप ट्रीट कर सकते हैं। ऑक्सीजन के होने की वजह से जनरल फिजिशियंस के पास भी काफी मतलब मात्रा में काम है कि वो जितनी भी सुविधाएं हो सकती हैं अपनी जनता को दे। वैक्सीनेशन के लिए देखिए वैक्सीनेशन भी चलता रहेगा, लेकिन वहां पर भी आपको सतर्कता बरतना है। डॉक्टर उजैर जो कह रहे हैं ये बहुत जरूरी भी है। हमारे साथ डॉक्टर एल.एस. ओझा जुड़ चुके हैं, ओझा आई क्लिनिक प्रयागराज से। डॉक्टर एल.एस. ओझा साहब, आपका भी पहला कमेंट ही चाहूंगा, अब समय तो बहुत कम रह गया है। सवाल यही कि एक तरफ कोरोना वैक्सीनेशन, उस बीच में ब्लैक फंगस और आंखों पर खासतौर से कहा जा रहा है कि इफेक्ट है। कई जगहों पर गुजरात में केसेस हैं और उत्तर प्रदेश में भी एंट्री हो गई है। इसको लेकर क्या सजेस्ट करेंगे आप? वह देखिए, फंगस हमेशा तभी होता है जब आदमी के शरीर की जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है। और मोस्टली ये देखा गया है कि कोरोना में चूंकि एक आदमी कमजोर हो जाता है और उसके साथ साथ में वो लंबे समय तक ऑक्सीजन पे या इस तरह के ट्यूब्स पे या ऐसे नेजल ट्यूब्स पे रहता है, तो मॉइस्चर की वजह से और इम्यूनिटी कम होने की वजह से फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है जी। और विशेष रूप से जब अब की बार के सेकेंड स्पेल में हम लोग स्टेरॉइड्स भी दे रहे हैं, तो इस लंबे टाइम के स्टेरॉइड के यूज से भी इम्यूनिटी कम होती है। तो ऐसी स्थिति में फंगल इन्फेक्शन के जो चांस बढ़ गए हैं, उससे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को जैसे ही फंगल इन्फेक्शन पता चले, कोई भी नाक में या नाक में कोई ब्लॉकेज लगे, कोई डिस्चार्ज लगे या कोई वहाँ की जो चमड़ी है उसमें कोई सूजन दिखे या उसमें जो स्किन में चेंजेस दिखे या सूजन दिखे या आंख में कोई सूजन दिखे या आंख के मूवमेंट्स में कमी दिखे या रोशनी में कमी दिखे, तो तुरंत हमें ईएनटी सर्जन को कांटेक्ट करना चाहिए। वो इंडोस्कोप से देख लेंगे, एक सीटी स्कैन पीएनएस कराना चाहिए ताकि उससे वो चीजों की सही समय पे सही जांच कर ली जाए। और अगर शुरुआती तौर पे जांच में पकड़ में आ जाती है तो उसके लिए बहुत सी दवाइयां हैं और बहुत सी चीजें हैं, उसके वजह से ये जल्दी ठीक हो सकती है। डॉक्टर ओझा, एक और सवाल आपसे, आखिरी सवाल। प्रयागराज की स्थिति को कैसे आप देख रहे हैं? बीच में हम देख रहे थे कि पूरे देश में नहीं, बल्कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो ऑक्सीजन को लेकर, तमाम तरह की चीजों को लेकर दिक्कतें बढ़ गई थी, पैनिक सिचुएशन। लेकिन अब हम धीरे धीरे संभल रहे हैं और उसमें किस तरीके से इस वक्त प्राइवेट, सरकारी, एनजीओज, उन सबका अच्छा तालमेल दिख रहा है, साझा सहयोग दिख रहा है। अब देखिए, ऐसा है कि जो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम शुरुआती दौर में थी, उस वक्त नंबर ऑफ केसेस भी ज्यादा थे और एक तरह से आंधी सी आ गई थी, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। लेकिन अभी प्रशासन के सहयोग से और लोकल और सरकारी सभी लोगों के सहयोग से, और हम विशेष रूप से अपने उन आम लोगों की या आम मरीजों की भी हम सराहना करेंगे कि उनके सहयोग से अब स्थिति में काफी काबू आ गई है और अब ऑक्सीजन की कमी में भी काफी सुधार हुआ है और मरीजों की संख्या में भी काफी सुधार हुआ है। और हम देख रहे हैं शहरी इलाके में तो काफी मरीज कम हो गए हैं, अब देहाती इलाकों में जरूर कुछ मरीज बढ़े हुए हैं। तो हमारे जो उन इलाके के लोग हैं उन्हें भी
पूरे मास्क वगैरह को अच्छे से लगाना चाहिए, दूरी बना के रखना चाहिए और इससे सावधान होने की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर उजैर, बहुत संक्षेप में इसी पे एक कमेंट चाहूंगा। जो डॉक्टर ओझा कह रहे हैं कि इस बार ग्रामीण अंचल में अब ज्यादा स्थिति खराब हो सकती है या संक्रमण बढ़ रहा है, आप इसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल, आपकी बार मतलब जो ग्रामीण एरिया है उसमें बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैल चुका है। काफी सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाते, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। अब इसके लिए जागरूकता ही मेन वजह, मतलब मेन तरीका है सबको बताने का। गांव में जितने प्रधान है, आपकी बार अभी प्रधान मतलब चुनाव हुए हैं, इन सब लोगों को काफी अच्छे से बता देना चाहिए था कि भाई दूरी बना के रखें, मास्क मतलब हमेशा इस्तेमाल करें, घर के बाहर निकलते ही फौरन मास्क लगाना है, 2 गज दूर से, मतलब या 6 फीट की दूरी से या उससे ज्यादा दूरी से किसी से बात करनी है। कोई भी भीड़ वाले एरिया में जाना नहीं है, मतलब बिल्कुल आप दूर खड़े रहिए, देख रहे हैं 6 लोग खड़े हैं, मत जाइए वहां पर, कोई जरूरत नहीं है। बस जितना आप डिस्टेंस जो मतलब डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन कर सकते हैं वो करिए। मास्क, हाइजीन, हाथ बार बार धुलना, जब भी घर में आए आप बाहर से अपना पहले हाथ धुलिए, तब घर के किसी भी वस्तु को छूइए। आपका मोबाइल, मेन वजह जो है इन्फेक्शन के जो हम लोग नहीं रोक पा रहे हैं वो मोबाइल है, तो मोबाइल को भी सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है। जब भी आप घर में आए अपना हाथ और मोबाइल सैनिटाइज करके ही कुछ और चीज छूइए। दूसरी बात, अगर आप बाहर हैं, किसी वजह से कहीं जा रहे हैं, तो आपको अपने आंख, नाक और मुंह को छूना नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी से हाथ मिलाया या किसी से मिल लिए, उसके बाद हमें आंख में खुजली हुई तो हमने आंख खुजा ली, या नाक में कोई प्रॉब्लम परेशानी हो रही है तो नाक खुजला लिया, या कुछ बाहर से भोजन लेके खा लिया। इन सबसे संक्रमण का बहुत ज्यादा मतलब चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके चांसेस ज्यादा इससे बढ़ जाते हैं, इस वजह से आपको एक ध्यान भी रखना है। ग्रामीण अंचल के लिए खासतौर से डॉक्टर ओझा ने भी सजेशन दिया है, आप लोग भी अपना ध्यान जरूर रखें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उजैर अहमद अंसारी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और डॉक्टर LS ओझा साहब आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इंडिया न्यूज OPD में हमने एक बार फिर से चर्चा की और ब्लैक फंगस को लेकर खासतौर से हमने चर्चा की है। देखिए, एक ऐसा फंगस जो कि खतरा तो है, लेकिन उससे बचाव का तरीका है, उसका अर्ली डायग्नोस होना जरूरी है। ग्रामीण अंचल हो, शहरी अंचल हो, अगर इस तरीके के कोई भी सिम्टम्स आपको अपनी बॉडी में दिखाई देते हैं, आप फौरन डॉक्टर से संपर्क करिए। अपने से कोई दवा मत लीजिए, क्योंकि अपने से दवा लेकर आप अपने आप के लिए ही बड़ा खतरा उत्पन्न करेंगे। नमस्कार।